हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज फाइटिंग हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है द अनटेम्ड। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो अपने प्यार से बिछड़ जाता है और नए जन्म में अपने प्यार से दोबारा मिलता है। और उसकी मौत किस वजह से होती है, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता है, वो सब कुछ हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें स्टार्टिंग में एक कमेंट्री सुनाई जाती है जहाँ वो बोल रहे होते हैं कि वू शियान हम सबको धोखा कैसे दे सकता है। इसने हमारी तीनों बड़ी फैमिली के साथ अच्छा नहीं करा और उसी की वजह से आज तक तीनों बड़ी फैमिली उस येलिंग के फाउंडर को नहीं मार पा रही है। फिर हमें एक एलिमेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिन टाइगर सीन, जिसको पाने के लिए सभी लोग पड़ी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वू शियान को जो खाई पे से कूद के अपनी जान देने वाला होता है, मगर तभी एक खून से लथपथ हाथ आता है और उसे बचा लेता है। और ये हाथ होता है लैनज़ेन का। वू शियान उसे बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मगर लैनज़ेन उसे नहीं जाने देता। तभी वहाँ पर जियांग चैंग नाम का लड़का आता है और उसे अपनी तलवार से मार के नीचे पटक देता है। और ये सारी स्टोरी एक ओल्ड मैन अपने कुछ स्टूडेंट्स को सुना रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है तो वू शियान की बॉडी कहाँ गई, क्या वो अभी तक मिली या नहीं। तो वो अपनी बैक साइड देखता है जहाँ एक आदमी बैठा होता है। तो वो वापस बोलता है कि इतनी ऊंचाई से अगर वो गिरा है तो पक्का उसकी मौत तो हो ही गई होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई बच जाए, क्योंकि येलिंग के फाउंडर के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो धरती का आकार बदल सकता है, समुद्रों को खाली कर सकता है, दिन को रात और रात को दिन में तब्दील कर सकता है। तभी वहाँ पे सारी जगह अंधेरा छा जाता है और चीजें अपनी जगह ही रखे रखे हिलने लगती है, जैसे तो वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया हो। तभी हमें एक बाबा जी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलते हैं कि सोल वापस से लौट के आ सकती हैं, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो सोल को ख़त्म कर सके। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसकी दीवार और धरती पे काफ़ी सारा खून लगा होता है और उस रूम की हालत काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। और इसी रूम में एक आदमी भी बैठा होता है, ये और कोई नहीं हमारा वू शियान ही होता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं मोयो हूँ, तुम्हारा दोस्त। मैंने तुम्हें पास्ट में काफ़ी बार मरने से बचाया है, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा और आज से तुम ही मोयू कह के जाने जाओगे। मोयू बोलता है कि अब तुम्हें उन सब से मेरा बदला लेना होगा, उन सबको मार के। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो वहाँ से गायब होता है तो वहाँ पे एक मास्क आके गिर जाता है और वू शियान उस मास्क को उठा के अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और वू शियान को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग ऐसे इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वू शियान ने इन लोगों की कंप्लेंट कर दी होती है और ये लड़का वू शियान का कज़न है जिसका नाम यूनर है, मगर हम इसे वू शियान के कज़न के नाम से ही बुलाएंगे। और ये यहाँ पर वू शियान और वू शियान के मॉम के बारे में काफ़ी गंदा गंदा बोल रहा होता है। एक्चुअली वू शियान की मॉम की डेथ काफ़ी समय पहले ही हो चुकी है। तभी इसके पास एक संदेश आता है जहाँ लिखा होता है कि इमोर्टल मास्टर हॉल के अंदर आ चुके हैं और मिस मो आपको मीटिंग के लिए बुला रही हैं। और वो वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वू शियान के हाथ पे काफ़ी सारे चोट के निशान होते हैं और मोयू की आवाज़ में हमें सुनाई दे रहा होता है कि ये चोट के निशान तभी हील हो पाएंगे जब मोयू की मौत के जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलेगी या उनकी भी डेथ हो जाएगी। तभी पीछे से एक लड़का आता है और वो वू शियान को मोयू कह के बुलाता है और कहता है कि मोयू क्या तुम्हें भी मीटिंग अटेंड करने नहीं जाना। तो वो बोलता है क्या तुम मुझे मोयू बुला रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें ही मोयू बुला रहा हूँ, जब से तुम जिनलैंड टावर से लौट के आए हो तब से तुम अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। तो वो पूछता है कि मैं जिनलैंड टावर कब गया था। तो वो बताता है कि 13 साल पहले, और तुम हमेशा अपने साथ एक मास्क रखते हो और उसे पहन के रहते हो। वू शियान उसकी सारी बातें सुनकर उसे बिना तवज्जो दिए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़का उस पीछे से आके वू शियान को मारना स्टार्ट कर देता है, मगर वू शियान अपनी पावर से उसे स्टॉप कर लेता है, यानी ये चुटकी बजा के लोगों को रोक सकता है। तभी वहाँ से काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं मीटिंग रूम में ही, जो एबल पर्सनैलिटीज़ के बारे में बातें कर रहे होते हैं और ये सभी लोग गुस्से सेक्ट से रिलेट करते हैं। और ये बात वू शियान को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि ये लोग भला यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी हम देखते हैं मिस मो को जो इमोर्टल मास्टर से एबल स्पिरिट्स को एलिमिनेट करने की बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर हमारा वू शियान आ जाता है। इसको अभी सभी लोग मो नाम से जानते हैं क्योंकि इसने अभी मास्क लगाया हुआ है और वो कहता है कि मो फैमिली के अंदर एक मैं ही तो हूँ जो इमोर्टल पावर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। इमोर्टल पावर एक वो पावर होती है जिसके अंदर लोग कभी भी मरते नहीं है, यानी उनके पास हमेशा जीने की एक ताकत होती है। मिस मो उसे बाहर निकालने की धमकी देती है, मगर वो वहीं पे लेट जाता है और कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पहले मेरी चीज़ लौटाओ जो आपके बेटे यानी इसके कज़न ने मुझसे चुराई है, तो प्लीज़ मुझे पहले मेरी चीज़ दो।
वहाँ बैठे एक इमोर्टल मास्टर वुशियन के हरकतों को अपने मैजिक से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो मैजिक गलती से वुशियन के कज़न पे लग जाता है, जिसकी वजह से वुशियन के चोट लग जाती है। मगर उसकी इतनी चोट नहीं लगती, पर फिर भी वो नौटंकी करके बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे मार डाला, देखा आप लोगों ने मेरे घर वाले मुझे किस तरह ट्रीट करते हैं, ये लोग मुझे हमेशा इसी तरह मारते हैं। वहाँ पे खड़े राज्य के लोगों को लगता है कि बाकी लोग कितने क्रूअल हैं जो वुशियन को इस तरह ट्रीट करते हैं। बाद में वुशियन का कज़न उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, मगर वुशियन बोलता है कि नहीं, पहले तो मुझे मेरी चीज़ लौटाओ। तो उसका कज़न उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वुशियन अपनी पावर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। वहीं मिस मो इमोर्टल मास्टर को बोल रही होती हैं कि इनका जो छोटा बेटा है यानी जो वुशियन है उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी उटपटांग हरकतें करता रहता है, तो उसकी बातों को दिल पे ना लगाए। वो लोग उसे बोलते हैं कि पहले तो आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, और इसलिए भी शुक्रिया कि आपने हमें वेस्ट साइड में रहने दिया। और वो सभी लोग रहने के लिए वेस्ट साइड में जा रहे होते हैं। जब वुशियन उन लोगों को वेस्ट साइड में जाते हुआ देखता है तो बोलता है कि कितनी अजीब बात है, पहले ये सभी लोग मुझे मारने के मौके ढूंढते थे और अब ये लोग हैं मुझे पहचान ही नहीं पा रहे, और इनके पास ये फ्लैग क्या कर रहे हैं जो फाउंडर ऑफ हीलिंग ने बनाया था। और जहाँ तक मुझे याद है इन लोगों को वेस्ट साइड से एलिमिनेट कर दिया गया था और बोला था कि तुम लोग सिर्फ ईस्ट साइड में ही रह सकते हो। तभी वुशियन उन लोगों के पास जाता है और उनसे उनका फ्लैग छीन लेता है, जहाँ उस पर लिखी लिखावट देख के वुशियन समझ जाता है कि हो या ना हो इन लोगों को एविल स्पिरिट्स ने पोजेस करा हुआ है, और एविल स्पिरिट्स यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही लोगों को पोजेस कर सकती है। और वो उनका मैप वहीं पे पटक के चले जाता है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग रात को अपनी पहरादारी कर रहे होते हैं, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होती है जो वुशियन ही बजा रहा होता है, जिसके दिमाग में बार बार लैंडसेन ही चल रहा होता है। यार देखो, अगर आपको इस ड्रामे को समझना है ना, तो मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस ड्रामे में आपको सबके नाम काफ़ी अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। तो इस एपिसोड के अंदर तो 2 ही मेन कैरेक्टर है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है लैंडसेन और सेकंड है वुशियन, और यही दोनों इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर हैं। ओके, फिर हम देखते हैं वुशियन के कज़न और ओल्ड मास्टर मो के अंदर एविल स्पिरिट्स आ चुकी होती है, और इन दोनों पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से काबू कर रखा होता है। इसका पता इन लोगों की गर्दन दिख के चलता है, जहाँ ब्लैक कलर के काफ़ी सारे निशान होते हैं। इमोर्टल मास्टर उन्हें अपनी पावर से स्टॉप कर लेते हैं। बाद में वुशियन को पता चलता है कि इसने वही फ्लैग चुराया होता है, जिसकी वजह से एविल स्पिरिट इसके ऊपर अच्छे से काबू कर पाती है। और देखते ही देखते वुशियन का एक घाव भर जाता है, यानी मोयू के खून के पीछे एक वुशियन का कज़न था। वहीं ओल्ड मास्टर मू भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं, क्योंकि इनको भी एविल स्पिरिट ने अपने अंदर कर लिया होता है। जिसके बाद इमोर्टल मास्टर सोचते हैं कि अब इन्हें लॉर्ड हैंगवेन को बुलाना पड़ेगा। ये सुन के वुशियन उससे पूछता है कि लॉर्ड हैंगवेन वही है ना जिसका नाम लैंडसेन है, मगर वो लोग उसकी बातों को इग्नोर करके लॉर्ड हैंगवेन को अपना मैसेज सेंड कर देते हैं। फिर हम वुशियन को देखते हैं जो उनके ब्लैक मार्क देख के समझ आता है कि ये जो ब्लैक मार्क है वो शिन टाइगर सील की वजह से है, मगर शिन टाइगर सील को काफ़ी समय पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तभी वहाँ बैठे एक और इंसान के अंदर एविल स्पिरिट आती है और वो खुद को ही मार देती है, जिसके बाद वुशियन सबको बताता है कि एविल स्पिरिट हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से ही अटैक करती है। जिसके बाद वहाँ खड़े इमोर्टल मास्टर सबका लेफ्ट हैंड चेक करते हैं। तभी हम वहाँ लेटी मिस मो के लेफ्ट हैंड के अंदर हलचल देखते हैं, जिनके अंदर एविल स्पिरिट आ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं वुशियन चुटकी बजाता है और उसके कज़न और जो ओल्ड मास्टर मो होते हैं वो वापस से जाग जाते हैं तबाही मचाने के लिए। तभी वहाँ पे लैंडसेन आ जाता है। लैंडसेन अपने साथ में अपना इंस्ट्रूमेंट भी लाया होता है, जिसको बजाने से वो सारी एविल स्पिरिट वाले पोजेस लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। लैंडसेन को वहाँ देख के वुशियन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनता है जैसे पहले पहनता था। फिर हमें लैंडसेन के थ्रू पता चलता है कि इन लोगों को जो पोजेस किया गया है वो जिन टाइगर सील की वजह से पोजेस किया गया है, जो एक तलवार के अंदर थी, और इस तलवार की हेल्प से ये सभी लोग इस तरह बन गए, जिसका मतलब था कि फाउंडर ऑफ हीलिंग अभी भी जिंदा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब ओल्ड मास्टर स्टोरी सुना रहा होता है और वहाँ पे जो आदमी बैठा होता है वही आदमी उस ओल्ड मास्टर को एक सोने का सिक्का दे के जाता है। ये आदमी कौन है और इसने झूठी स्टोरी सुनाने के लिए इसे सोने का सिक्का क्यों दिया, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं वुशियन के हाथ पे 3 चोट के निशान भर गए होते हैं, जिसका मतलब था कि ओल्ड मास्टर मो, कज़न और मिस मो को सज़ा मिल चुकी है, इसलिए ये चोट के निशान सही हो गए। अब बचा था सिर्फ एक इंसान, वो कौन है
वो वुशियन को कैसे मिलेगा और वुशियन उसे किस तरह मारेगा, उससे बदला लेने में वुशियन की कौन हेल्प करेगा, ये सब कुछ तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।